बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 है, केमिस्ट्री 11th की, और हम लोग कंप्लीट किए थे कहाँ तक, लेट्स चेक। या टेम्परेचर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद किसी भी मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी आती है इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। बशर्ते अब देखते हैं कि आगे मतलब कैसे इस पे काम करना है। एक मिनट, मैं पहले अपने माइक्रोफोन का स्टेटस तो चेक कर लूँ पहले। या आई थिंक इट्स वर्किंग। ओके, सो लेट्स गो। तो अनसर्टेनिटी मतलब होती है अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता। अब अनिश्चितता का क्या मतलब है, और मतलब मेजरमेंट में अनिश्चितता का क्या मतलब है कि कोई भी चीज माप रहे हैं और उसमें अनिश्चित भी है चीजें। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई एक मीटर का स्केल है आपके पास, ठीक है, स्केल है जो कॉमन स्केल आप लोगों के पास होती है, उसमें सेंटीमीटर में मेंशन रहता है। लेट्स से 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, ठीक, 3 4 5। तो एक ऐसा कंडीशन सपोज करिए, उसमें इसके बीच में भी मुझे लगता है छोटे छोटे ग्रेजुएशंस होते हैं। तो बशर्ते अब मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये एक प्लैंक था या फिर कोई लाइन थी जिसकी लंबाई आपको मेजर करनी थी, तो आपने तो बता दिया 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन अभी आप मिलीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे क्योंकि मिलीमीटर में यहाँ कोई ग्रेजुएशन नहीं है। 4 सेंटीमीटर एक्स मिलीमीटर आप कहेंगे, 4 सेंटीमीटर 4 पॉइंट समथिंग है सर, ऐसे ही अक्सर बताया जाता है। तो यही जो एक्स है ना, यहाँ आप अनसर्टेन हो गए, मतलब कि ये जो स्केल है, न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग बाद में देखेंगे, बशर्ते ये जो इसके बाद की बात है वो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी आ गई कि मतलब कि ये स्केल मिलीमीटर लेवल पे अनसर्टेन है, ठीक, अनसर्टेन है, उसमें निश्चितता नहीं दिखा रही है। अब बात करते हैं एक बार और, लेट्स से कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ कह पा रहे हैं कि नहीं, ये कि 4 सेंटीमीटर 1 2 3 मिलीमीटर, और आपको लग रहा होगा 3 और 4 के बीच में ये लाइन रुक रही है या 2 या 3 के बीच में, जहां भी रुक रही है, तो आपने लिख दिया 4.2 सेंटीमीटर, बट ये मिलीमीटर के बाद 4.21 है कि 4.22 है कि 4.25 है, ठीक है, या फिर 4.26 है, जो भी है, अब इस लेवल पे आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है। आप कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इस तरह से तो हर लेवल पे हर स्केल में अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी। तो हाँ, ऐसा ही होता है कि हर एक स्केल, एवरी स्केल हैज इट्स अनसर्टेनिटी, मतलब कि हर एक स्केल अपने लेवल पे, एक लेवल पर जाके, अपने माइन्यूट लेवल पे जाके अनसर्टेन हो जाता है, ठीक है ना। तो यही इसकी सच्चाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ द टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें यही होगा, वॉल्यूम की बात करेगा। जो आपका सिलेंडर था, आपका मेजरिंग सिलेंडर ऊपर जो दिखाया गया था, उसमें 1 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर 3 मिलीलीटर लिखा होगा, उसके बाद इसके अंदर मिलीलीटर के बाद की स्केल पे उसमें अनसर्टिनिटी होगी। तो बस यही चीजें हैं। डील विद एक्सपेरिमेंटल डेटा, हाँ जाहिर सी बात है, हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डील करते हैं, और ऐसा केमिस्ट्री में ही नहीं है, फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हर एक बायोलॉजी में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटाज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कहीं भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेटा जनरेट होगा, और इससे एक नया क्षेत्र बन जाता है जिसे हम कहते हैं डेटा साइंस। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जोन है। खैर, there are meaningful ways to handle the numbers of conveniently, and मतलब कि इन नंबर्स को, इन डेटा को कन्वीनियंटली समझने के लिए
conventionally and present the data realistically with certainty to the extent possible. यहां देखिएगा एकदम डेफिनेट नहीं कहा है, ये कहा है एक्सटेंट पॉसिबल, टू द एक्सटेंट, मतलब कि जितना भी प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये डेफिनेटली आज तक हो नहीं पाया है। ठीक है, these ideas are discussed below in details। अब इन आइडियाज को नीचे आगे बात किया जा रहा है, आखिर में क्या है। अब बात आती है साइंटिफिक नोटेशंस की, मतलब इन्हीं मेजरमेंट्स में हम नोटेशंस कैसे करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, यूनिट की जरूरत हमें पड़ी थी, मैंने बताया था कि पता चले भारत ने कोई और यूनिट उठा रखा है, अमेरिका ने कोई और यूनिट उठा रखा है, या फिर किसी और देश ने कोई और यूनिट उठा रखा है, हम इस यूनिट में मांग रहे हैं, अपनी यूनिट में मांग रहे हैं, और पता चल रहा है कुछ कम मिल जा रहा है, या फिर वो कह रहा है नहीं हम कुछ कम देंगे, आप कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ इतने का मतलब इतना होता है, तो वो सारी चीजें स्टैंडर्डाइज करनी पड़ेंगी। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशंस को भी स्टैंडर्डाइज किया गया कि थ्रू आउट ग्लोब आप इस तरह से एनोटेट करेंगे, बताएंगे, चीजों को रखेंगे, जिससे कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को आपकी बात एक बार में ही समझ में आए, हर एक देश के अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग तरीके से ना समझाना पड़े। एज केमिस्ट्री is the study of atoms and molecules which have extremely low masses and are present in extremely large numbers, a chemist has to deal with the numbers as large as what is 602 200 000 000 000 for the molecules of 2 gram of hydrogen gas are as small as this gram mass। मतलब कि अब इस मास को तो हम लिखने नहीं जा रहे हैं, पता चले पेपर की एक लाइन हमारी मास को, हाइड्रोजन की मास को बताने जा रही है, हाँ, तो आखिर में कैसे काम चलेगा, आखिर हमको करना क्या है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे सिमिलरली अदर कांस्टेंट्स सच एज प्लैंक कांस्टेंट। अभी तो यहाँ एवोगैड्रो आपने देखा है, ठीक है, 23 होगा, 3 6 9 12 15 18 21 22 23 23 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब प्लैंक कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो तो 32 पावर जाता है, उसको बताने में और लंबा लिखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। या फिर स्पीड ऑफ लाइट फिर भी बहुत छोटा है, लाख में ही जाता है, 5 जीरो से काम चल जाएगा, बशर्ते हमको ये सारी चीजें इतनी लंबी लिखनी पड़ेगी। चार्ज ऑन द पार्टिकल्स में चार्ज कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे 10 टू द पावर -19, तो 19 जीरो लगाने से बेहतर है, 32 जीरो लिखने से बेहतर है, उनको मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ देखिए 10 टू द पावर 19 लिख दिया। तो इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि कैसे आप किसी भी साइंटिफिक फिगर को आप एनोटेट करेंगे या लिखेंगे। ठीक है, It may look funny for a moment to write or count number involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operation of addition, subtraction, multiplication or division with such numbers. जाहिर सी बात है, इसमें क्या ही बताया जाए। You can write any two numbers of the above type and try any one of the operation you like to accept as a challenge। तो बुक आपको चैलेंज दे रहा है कि इसमें से ऊपर से कोई एक नंबर ले लीजिए, या फिर यही दोनों नंबर ले लीजिए, एवोगैड्रो नंबर को एक्सपेंड करके लिख लीजिए, और ये ग्राम मास को लिख लीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम एक मोल हम वो लेने जा रहे हैं, हाइड्रोजन लेने जा रहे हैं, तो उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो उसका मास, तो एक मोल में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या हो जाएगी 6.23 क्रॉस 10 टू द पावर 23, मतलब कि ये वाला नंबर, रुकिए मैं हाईलाइट करता हूं आपको, ये वाला नंबर हो जाएगा। ओके, और इसको आप एक हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन का मास इतना ग्राम है। ठीक है, अब देखिए इनको इतना ग्राम मास है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करके आप देखिए कि एक मोल हाइड्रोजन का कितना वेट आ जाता है। ठीक है ना, अगर आपको चैलेंज लेना है
पता चलेगा कि यहाँ 24 लाइन है ना, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जब तैयार होगा ना, तो इसे लगभग जिस कन्वेंशनल मेथड से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 44 लाइन नीचे तक आपको लिखना पड़ेगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 44 लाइन नीचे, 24 लाइन नीचे तक, और उसके बाद उन सबको जोड़ के निकालेंगे, तब जाके पता नहीं क्या क्या होगा। दैट्स हम मैं सोच सकता हूँ कितना हेक्टिक होगा, और मुझे लगता है आप भी समझ रहे होंगे। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस सच एज नंबर्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। व्हाट इज दिस? This is kind of exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 to the power small n, मतलब कि 1 into 10 to the power 19 माइनस 19। तो वही ये कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे रहेगी, 10 टू द पावर दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लगा देंगे। अब क्या है, अब यहाँ n क्या है, n वो नंबर है, इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। यहाँ ये एक नेगेटिव वैल्यू कैरी कर रहा है, दैट इज माइनस 19। ठीक, यहाँ एवोगैड्रो नंबर में 6.23 क्रॉस 10 टू द पावर 23 आई थिंक, ठीक है। यहाँ ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंट पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रहा है, तो दिस कैन बी आइदर पॉजिटिव और negative, okay, where n is an okay, or negative values, and n is the number called digit terms। तो ये जो है ये digit terms बोले जाएंगे, which varies between 1.000 and till infinity to 9.99 till infinity, इस तरह से वेरी करेंगे। बट याद रखिएगा कि ये एक ही डिजिट के बाद ये पॉइंट आ रहा है या डेसिमल आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस डेसिमल को कहां तक पहुंचा देना है, यहां तक पहुंचा देना है, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने गिना है इस एवोगैड्रो नंबर में, यहां पे हमने काउंट किया था, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक आए थे, तो 23 आया था, कहां तक, इस लेवल तक हम आए थे काउंट करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, thus we can write 232.508 as 2.3232508, sorry, 32508 इंटू कितने पॉइंट पीछे ले गए हम, ये पॉइंट, मतलब कि 10 गुना हमने इसका वो कम कर दिया है, 100 गुना कम कर दिया है, तो 10 टू द पावर 2 लिख देंगे। और जाहिर सी बात है, अब 10 पे 100 मतलब 10 गुणे 10 आप जब करेंगे ना, तो 100 का जब गुणा करेंगे तो ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा, और चीजें वहीं की वहीं है, मतलब कि वैल्यू आपकी नहीं चेंज हुई है। नोट दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 place and same is the exponent। मतलब कि आप ये भी ध्यान दीजिए कि 10 टू द पावर 2 जो लिखा गया था यहाँ पे, वो यही बता रहा है कि ये लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में 2 प्लेसेस चेंज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अब जब राइट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितने प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे, देखिए एक के बाद आ जाएंगे, तो 1.6 हमारा आ जाएगा ना, क्योंकि एक प्लेस इधर भी रहने देना है, एक ही प्लेस डेसिमल से पहले एक ही मैंने बताया था, एक ही डिजिट यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो कितने प्लेस इधर गया, 1 2 3 4, मतलब कि 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर, अगर जो राइट गया है तो यहाँ माइनस एक्सपोनेंट आएगा 10 to the power minus 4। Here decimal has to moved 4 place to the right and minus 4 is the exponent in the scientific notation। So ये आपका एक्सपोनेंट नोटेशन हो गया। While performing mathematical operations on number expressed in scientific notation, the following point are kept in mind। अब बता रहा है कि मान लीजिए ऐसे आपने चेंज तो कर दिया, लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में कैसे ईज होती है, कैसे आराम मिलता है आपको इससे। तो यहाँ पे दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं हम, यहाँ एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 5 है, यहाँ एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 8 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर जब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि पावर टू द पावर ऐड हो जाते हैं सीधे, और 5.6 इधर अलग, 6.9 इधर अलग, इनटू यहाँ पे आ गया, इनको कर दीजिए, और 10 टू द पावर 13 आपका यहाँ एक्सपोनेंट क्रिएट होगा। और इसको जब बताया कि इसको जब आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 38.64, ठीक है। तो इसको भी आपको इधर शिफ्ट करना है ना, क्योंकि एक ही प्लेस तो इधर होना चाहिए डेसिमल। तो अब जब आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो +1 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 3.864 इंटू 10 टू द पावर +1 और होगा, तो 13 into 10 to the power 1, which will once again added to each other 10 to the power 14, that is 3.864 cross 10 to the power 14. This will be the answer. समझ में आया? ऐसे ही एक्सपोनेंट यहाँ थे, तो इन दोनों को यहाँ ऐड किया गया है, तो -2 -6 -8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 24.5 हुआ। इसको जरा सा और देख लीजिए, हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ राइट में जा रहा है तो क्यों, तब भी ऐसे हो रहा है। तो 24.50 इंटू 10 टू द पावर -8, अब हमने एक प्लेस इधर लाया, तो 2.450 क्रॉस 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 1, +1 होगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट किया है। 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब इसी तरह से ये जो है इनको अलग डिवाइड कर दीजिए, इनको अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 10 टू द पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, तो यहाँ -4 और -4 -3 -7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक इधर शिफ्ट किया है, तो इधर शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि माइनस चार्ज बढ़ता है, मतलब कि 10 टू द पावर -1, तो -7 -1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि कॉमन टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो 10 टू द पावर -2 है और ये 10 टू द पावर -3 है, ठीक है। 10 टू द पावर -3 को 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे कैसे होगा, इसको एक इधर मूव कर लिया है, ठीक है। एक इधर मूव करेगा तो +1 हो जाएगा ना, -3 + 1, तो -3 + 1 -3 प्लस +1 विल बी इक्वल्स टू -2, तो -2 हो गया, -2 अब कॉमन ले लेगा, ठीक है। -2 अब यहाँ कॉमन हो गया। अब इनको आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपका आंसर सामने होगा। इसी तरह से एडिशन में भी आप एक्सपोनेंट वाले टर्म को कॉमन करके निकाल लीजिए, उसके बाद और को आप सिंपली वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं टाइम क्या है, 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो मुझे लगता है आगे कम कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप ना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, इस तरह से तो एक ही चैप्टर में काफ़ी सारे लेक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग और लंबा जरा सा काम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट में ही आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए। एक बार केमिस्ट्री को लेके बैठ रहे हैं तो कम से कम 40-45 मिनट पढ़ना चाहिए। तो आप जैसा कहेंगे लेक्चर्स की लेंथ उतनी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो बार बार लेंथ होगा और वो होगा, और 15-15 मिनट एक लेक्चर देख के आप सैचुरेट भी हो जाएंगे कि चलो एक लेक्चर खत्म हो गया, अब रुक जाते हैं। जिससे जिसकी असलियत यही रहेगी कि आप एक दिन में 15 मिनट ही पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेबस बहुत धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो मुझे लगता है और लंबे लेक्चर्स की ज़रूरत है आपको। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।